नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य मोहम्मद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश एक खास रिपोर्ट से चिंता में है और वो रिपोर्ट कश्मीर घाटी से आ रही है, जहां धारा 370 हटने के बाद ये कहा जा रहा था कि कश्मीर स्वर्ग बन जाएगा। ये कहा जा रहा था कि कश्मीर की लड़कियों से हम शादी करने की स्थिति में आएंगे। तमाम तरह की फिजूल की बातें भी हो रही थी। कश्मीर को स्वर्ग बनाने की बात हो रही थी। और आज खबर यह है कि हर 12वें मिनट पर कश्मीरी युवा ड्रग्स एडिक्ट होकर, नशे की लत में पड़कर ओपीडी पहुंच रहे हैं। हर 12वें मिनट पर कश्मीर घाटी के युवा ओपीडी पहुंच रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अचानक क्या हो गया कि उड़ता पंजाब उड़ता कश्मीर बन गया? उड़ता पंजाब अब उड़ता कश्मीर घाटी बन गया। हालात ये हैं कि खुलेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि हमारी ओर से भारत में ड्रग्स ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन एक गजब की खामोशी है हिंदुस्तान की सरकार में। ये ड्रग्स अगर ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं तो ये ड्रग्स अटैक है इंडिया पर। ड्रग्स अटैक ऑन इंडिया। इसको भारत पर ड्रग्स अटैक के रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा है? कश्मीर में जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनका कहना है कि मिलिटेंसी से भी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच गया है ये कश्मीर घाटी, जहां युवा ड्रग्स की चपेट में है। वैसे ड्रग्स की चपेट में पूरा देश है, लेकिन जो सीमावर्ती राज्य हैं जहां ड्रग्स आयात हो रहे हैं दूसरे देशों से और भ्रष्टाचार के कारण हो रहे हैं, सीमा पर हमारी चौकसी कमजोर पड़ रही है, इसके कारण हो रहे हैं। और ये हालात खतरनाक हैं। सरकार क्यों नहीं जनता के प्रति जवाबदेह हो पा रही है? क्यों नहीं जनता से जुड़े सरोकार पर सबसे ज्यादा संवेदनशील जहां होना चाहिए नहीं हो पा रही है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम अपने पैनल में इस विषय को पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। हम स्वागत करते हैं सत्यदेव चौधरी जी का, जो सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक हैं। चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पटना से जुड़े हैं, युवा पत्रकार हैं और जिम्मेदारी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ पैनल में भाग लेते हैं। विकास कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जी हैं। नमस्कार विकास जी। कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में जयेश कुमार जी भी ग्वालियर से जुड़ने वाले हैं और ओमनाथ जी भी जुड़ेंगे। और भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। लेकिन इस बहस को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं सत्यदेव चौधरी जी के साथ। चौधरी साहब, आपने बहुत गौर से हिंदुस्तान की सियासत भी देखी है, हिंदुस्तान का इतिहास भी देखा है, हिंदुस्तान की राजनीति भी देखी है और नशे में किस तरीके से देश गिरफ्त में है इसको भी आप देख रहे हैं और इसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं। इसके पर्दे के पीछे की कहानी भी कुछ न कुछ आप तक जरूर पहुंची होगी। हम चाहते हैं कि आप दर्शकों से साझा करें कि ये देश नशे की गिरफ्त में होगा तो हम इस नशेड़ी युवा को लेकर के कैसे 21वीं सदी का भारत हम बना पाएंगे। जी जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हुए नहीं थकते कि हमारा देश युवाओं का देश है। अब युवाओं का देश होते हुए युवा ही इस नशे के अंदर सबसे ज्यादा चपेट में है।
इसकी जो एवरेज आयु जो बताई इन कश्मीर वालों ने, पुलिस वालों ने और जो हॉस्पिटल वालों ने, वो 28 साल की एवरेज उम्र बताई कि 28 साल की उम्र एवरेज उम्र है जो ये नशे के लत से पीड़ित हैं लोग। और इसमें कुछ लोग ठीक भी हो रहे होंगे, लेकिन वो फिर दोबारा उसी नशे में पड़ जाते हैं। लेकिन कितने ही लोग, अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि खाली ये एक हीरोइन का या ये खाली ये जो ड्रग्स हैं, ये नशा इसी का नहीं है। आप कहीं खुल्लम खुल्ला चले जाइए पूरे भारत के अंदर, और मैंने 2014 से पहले ऐसा नहीं देखा था। 2014 के बाद में विशेष रूप से अभी पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर तो मैं देख रहा हूँ कि शराब की इतनी दुकानें खुली हुई हैं हर सड़क के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर, एक नहीं 4-4 दुकानें खुली हुई हैं। और खुल्लम खुल्ला सड़कों के ऊपर खड़े होके जवानी जवानी लड़के पी रहे हैं शराब को, सड़क के ऊपर खड़े होके, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने सुना है कि शायद उसका एक कोई लीगल रूप भी बन गया कि दुकान के बाहर खड़े होके भी आप पी सकते हो, शराब पी सकते हो। तो ये खाली ड्रग की बात नहीं है जी, ये खाली शराब की बात नहीं है। और भी जब युवा बेरोजगार होंगे तो वो क्या करेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी का भी है। अब बेरोजगारी की बात तो करते नहीं है सरकार। और दूसरी बात यह है कि जब आपने 370 को खत्म किया, उसके बाद में आप कोई उसका प्रबंधन नहीं कर पाए ठीक से, ना पहले ना बाद में। सालों तक आपने इंटरनेट बंद कर दिया और कितने ही लोगों को जेल में ठोक दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। तो अंदर पड़ा पड़ा आदमी क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो किसी बात के अंदर तो व्यस्त रहेगा ना। और वो इसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं आज के दिन। ये क्या तरीका है कि साहब कभी नोटबंदी कर दो, कभी लॉकडाउन कर दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो। अरे इससे कुछ समाधान तो हुआ ही नहीं ना, समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर आप किस बात की सरकार है ये? वो जब समाधान जानती ही नहीं है ये सरकार, कि खाली समस्या आई तो लॉकडाउन कर दो, समस्या आई तो इंटरनेट बंद कर दो, तो सारा सारा काम ठप हो गया। और इसीलिए ये जो, और कश्मीर वाली समस्या तो देखिए इतनी भयंकर समस्या है, जो मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर पढ़ा, उसे तो रोंगटे खड़े हो गए कि हर 12 मिनट के अंदर एक ड्रग एडिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, इलाज कुछ है नहीं, पुलिस वालों के हाथ में भी नहीं है। अब देखिए इतनी बड़ी फेंसिंग होने के बावजूद भी बॉर्डरों के ऊपर जब ड्रग की सप्लाई हो रही है, और वहां के पाकिस्तान वाले तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं जी कि हम करवा रहे हैं इस काम को, फिर कहाँ आपकी विदेश नीति है? उस विदेश नीति के अंदर तो आपको उनसे संबंध अच्छे बनाने चाहिए थे, आप बिगाड़ के बैठ गए उनसे संबंध। और उन संबंधों का एक ऐसा मजाक उड़ाया हमारे देश की राजनीति ने, और हमारे लोगों ने भी पाकिस्तान का नाम ले दिया तो ये समझ लो ऐसे जोश में आ गए देशभक्ति की कि पता नहीं क्या हो गया। अब ले लो इसका 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 परिणाम भुगत लो। अरे भाई जो जी भी ये दुश्मनी किसी के साथ भी ऐसी तो निभाओ, ऐसी तो बनाओ हुए जिससे कभी दोस्ती करनी पड़ जाए तो कर सकें। आपने ऐसी जी दुश्मनी क्यों कर ली कि भाई जिससे कोई दोस्ती की गुंजाइश ही नहीं बची? भाई बिल्कुल आप ही के सत्यदेव भ्रष्ट चौधरी हो। साहब, आपकी बातों से हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमारे पड़ोसी वही रहेंगे आज भी, कल भी जो थे वही आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से दुश्मनी को इतनी दूर तक नहीं ले जाए जाना चाहिए कि दोस्ती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। ये बात आप हाँ। कह रहे हैं। जी, अपनी बात जारी रखें। जी और सबसे बड़ा कारण है इसकी बेरोजगारी, जिसकी ये बात नहीं करते। अब ड्रोन से हीरोइन आ रही है, पार्सल आ रहे हैं, कोरियर आ रहे हैं। अब रोक लो, कैसे रोकोगे? कभी रात के अंधेरे में आ गया, कभी दिन में आ गया, कभी कैसे हो गया। तो जहां आपकी वो पुलिस वाले हैं या मिलिट्री वाले हैं, वो भी कितना रोकेंगे उसको, कितना देखेंगे?
हैं तो वो भी लोग भी इंसान ही ना। और सबसे बड़ा अभिशाप तो प्रेम जी मैं इसको मानता हूं बेरोजगारी को। जब आदमी बेरोजगार होगा तो इंसान फालतू धंधों के अंदर पड़ता है। जब रोजगार होगा और अपने परिवार के अंदर वो परिवार के अंदर साथ में मिल के रहेगा, तब ये इस तरीके की समस्याएं नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा जी काम, और पूरे देश के अंदर खाली कश्मीर ही नहीं, जैसे आपने कहा पूरा देश, चाहे वो पंजाब है चाहे कोई भी है, चाहे कम है या ज्यादा है, लेकिन इस नशे की लत के अंदर तो सब है। और आप सड़क पर चलते चलते मेरे साथ चल पड़ के देख लीजिए, मैं आपको 10-20 किलोमीटर ही सड़क कार में लेके चलूंगा, आप देखना कितनी दुकानें हैं शराब की, और कितनी कितनी सुंदर दुकानें हैं शराब की। अब उन शराब की दुकानों में भी कुछ भी बिकता होगा, हमें क्या पता कि उस शराब के बदले में जी क्या बिक रहा है। और ये कहाँ कौन से सभ्य समाज की आपने मर्यादा देखी कि शराब की दुकानों के बाहर खड़े होके, मतलब मेरा तो मन करता है कि कोई एक वीडियोग्राफी वाला कोई हो मेरे साथ में, तो मैं उसको लेके जाऊं और ये वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि कैसे बाहर कितनी भीड़ है लोगों की, बाहर सड़क पर खड़े होके गोल टेबलों के ऊपर शराब पीने की, और दूसरे भी किसी तरीके के भी नशा करने की। मैं तो बिल्कुल जी स्तब्ध रह गया ये सारी चीजें देख के। और किस तरीके से बिजनेस सेंटर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों के सामने शराब की दुकानें खुली हुई हैं, तो वो जी लोग काम करेंगे या शराब की दुकानों पर जाके नशा करेंगे? और जैसे ही जी 5-5:30 बजते हैं तो उस समय देखिए कैसा मेला लगता है। क्या हो गया हमारे समाज बिल्कुल को? बिल्कुल जी चौधरी प्रेम साहब, जी। हम फिर आपके पास लौटेंगे। और जी आपने जो बातें कही हैं वहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और सवाल ये है कि सही कह रहे हैं चौधरी साहब, हमारे दर्शक भी सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में भी शराब की दुकानें बहुत बेतरतीब तरीके से खुली, एक के साथ एक फ्री भी बटा, ये सारी चीजें भी दिल्ली में हुई। लेकिन और ये ऐसा इसलिए भी है कि हमारे देश में शराब को राजस्व वसूली से जोड़ लिया गया है। भाई, राजस्व वसूली डीएम करता है, डीएम की जिम्मेदारी होती है शराब से इतना राजस्व टारगेट वसूल करके दो। तो जब डीएम का टारगेट होगा शराब बिकवाना और राजस्व वसूली करना, तो शराबबंदी या शराब कम होना या उसके दुष्परिणामों से समाज कैसे बचा रह सकता है? ये अंग्रेजों के जमाने से चल रही आज भी पॉलिसी हम कैरी कर रहे हैं। और आज की सरकार कहती है हम अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म कर रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं, लेकिन नशा पर एक बार भी वार नहीं करती, शराब रोकने के लिए कभी कोशिश नहीं करती, बल्कि और टारगेट बढ़ाया जा रहा है कि राजस्व वसूलिए। ये भी एक पहलू है देशी नीति की। और लेकिन हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स तस्करी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये चिंता और बड़ी और गंभीर हो जाती है। और तीसरी बात, 370 धारा हटने के बाद जिस तरीके से कश्मीर को स्वर्ग बनाने की बात की जा रही थी, वो तो नरक बन गया। राजीव जी। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में, जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ, तो वहां पर जो हमारा पड़ोसी जो दुश्मन मुल्क है उसने ड्रग्स को जो है हथियार बनाया और पंजाब को बर्बाद किया, वहां के समाज को बर्बाद किया। तो यहाँ पर जब से धारा 370 खत्म हुआ है, या उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब से फिजिकल इंसर्जेंसी जो है, घुसपैठ में जो कमी आई है, वो सरकार की किसी भी नीति से हो या वहां पर हमारा जो फौज है उसकी मजबूती से हो, तो पाकिस्तान ने दूसरा हथियार अपनाया है और वो है ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है, वो कश्मीर में भेज रहा है। क्योंकि ये आधिकारिक बात है। अभी आप देखेंगे तो वहां पर जितने भी ड्रग्स, जो विशेषकर वहां पे हीरोइन पकड़ा जाता है, उसको आप देखेंगे तो वो अफगानिस्तान का, उसका जो सैंपलिंग होता है तो उसमें देखेंगे तो अफगानिस्तान का होता है, वो पाकिस्तान का होता है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणित बात है, ऑफिशियल बात है। जब भी उस पकड़ा जाता है तो उसके जो अधिकारी हैं वो बयान देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो उसमें वो साफ तौर पे बताते हैं कि अफगानिस्तान से चला हुआ, अफगानिस्तान निर्मित है, या वहां से यहाँ पे हमें जो है वो भेजा गया है, पाकिस्तान से भेजा गया है। अभी आप ड्रोन की बात कर रहे हैं,
तो ये तो साफ तौर पे है कि घुसपैठ यदि भारत रोकने में कामयाब रहा है तो ड्रग्स का घुसपैठ जो है पाकिस्तान कर रहा है। इस मोर्चे पे आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सरकार जो है वो ड्रग्स का जो इंसर्जेंसी है उसको रोकने में असफल है। और ये समाज कश्मीर जो है वो राजीव जी देखिए, समय और समाज जब बदलता है तो तरीके भी बदलते हैं। अब फिजिकली प्रेजेंट होकर के हथियार सीमा पार करके पहुंचाने की जरूरत नहीं रही, ड्रग्स फिजिकली पहुंचाने की जरूरत नहीं रही। जैसे हम लोग अब कारखानों में जाकर के या दफ्तरों में जाकर के नौकरी करें ये जरूरी नहीं रहा, अब हम घर से भी नौकरी कर सकते हैं। उसी तरीके से ड्रग्स हथियार अब ड्रोन के जरिए वहां बैठे बैठे निशाना ठीक बना दिया जाता है, कितने किलोमीटर ड्रोन चलेगा डायरेक्शन तय कर दिया जाता है, ठीक वहीं पर ड्रोन जाकर के हथियार और ड्रग्स गिरा देता है। तो इतना शानदार तरीका है, उसको घुसपैठ करने की जरूरत क्या है फिजिकली। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि घुसपैठ खत्म हो गया, घुसपैठ का तरीका बदल गया, वही हथियार वही ड्रग्स हम पहुंच रहे हैं हमारे यहाँ तक, और पैसों का भी लेन देन हो रहा है, फ्री का तो नहीं हो रहा है। जी राजीव जी, मैं यही बात कह रहा था कि तो आप इस पे कह सकते हो सरकार जो है वो पूरी तरह से इसको रोकने में असफल है। फिजिकल जो घुसपैठ होता था तो उससे कम हानि थी, लेकिन ये जो ड्रग्स का जो घुसपैठ हो रहा है इससे ज्यादा हानि हो रहा है। उसका जो टारगेट है वो क्या है, हमारे यहाँ का समाज है। तो इससे क्या होता है कि लोग तो इसमें बर्बाद हो रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार उसका बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। तो आप कह सकते हैं जैसे कि ये जो अभी आप सवाल कर रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद सरकार ने ये कहा था, मोदी सरकार ने ये कहा था कि ये हम स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन वो नर्क बनने के कगार पे है। ये सही बात है। वहां पर जिस पैमाने पे इसकी ये पकड़ा जा रहा है, इसकी खेप जो है वो कश्मीर में पहुंच रही है, ये सरकार इसकी रिपोर्ट को जो है मेरी जहां तक समझ कहती है कि उसको छुपाती है। बहुत सारी खबरों को जिस तरह से सरकार मैनेज करती है उसी तरह से इन खबरों को भी बाहर में आए, लोगों को जानकारी हो, इसको भी जो है वो कहीं ना कहीं रोकती है, जिसकी वजह से हमें आपको पता नहीं चल रहा है। नहीं तो कश्मीर में जो है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, भयावह स्थिति है, पंजाब से भी ज्यादा बुरी स्थिति वहां पे है। अभी चौधरी साहब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, हमने वो अखबार पढ़ा नहीं, हमने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा, लेकिन हमें मालूम है वहां पर कई हमने रिपोर्ट देखा था। आप बताइए कि एक बार में जो तस्कर द्वारा जो पकड़ा जाता है, मुख्यतः वहां पे हीरोइन पकड़ा जाता है, तो 10 करोड़ 100 करोड़ एक बार में पकड़ा जा रहा है। हमारे और आपके यदि किसी प्रदेश में 10 करोड़ का हीरोइन जब्त हो जाता है तो पूरे देश में वो खबर बन जाती है, लेकिन 100 करोड़ की वहां पे ये ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है और वो लोग नहीं जानते हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि सरकार इस ड्रग्स की इंसर्जेंसी जो हिंदुस्तान में हो रही है, खासकर कश्मीर में हो रही है, उसको रोकने में वो सफल नहीं है। ये रोका जाना बहुत ही जरूरी है। और यह भी बात सही है कि सरकार ने फिजिकल जो इंसर्जेंसी थी उसको रोकने में सफल हुई, तो हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क जो दुश्मन देश है, हमारा पड़ोसी है, वो दूसरा रास्ता अपनाया है। वहां का जो एजेंसी है वो दूसरा रास्ता अपना के हमारे समाज को टारगेट कर रहा है, और हम उस टारगेट का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम उसको फेस नहीं कर पा रहे, और वो हम पे जो है वो भारी पड़ते जा रहा है। जी जी राजीव जी, मैं विकास जी का रुख करता हूँ। जयेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ग्वालियर से। और जयेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के संपादक का पद जो है संभाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आता हूँ जयेश कुमार जी, लेकिन विकास जी के पास आता हूँ। जी जी बधाई जी। ऑनलाइन जयेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे दीजिए जो आपने नया पद संभाला है। ये राष्ट्रीय हिंदी मेल यहाँ पे मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा अखबार, उसके अलावा उसने दिल्ली भी उसका एडिशन है और छत्तीसगढ़ भी है। उसमें स्थानीय संपादक के रूप में मैंने यहाँ पे ग्वालियर ज्वाइन किया है और कार्य शुरू कर दिया है। जी तो ये तो हम लोग धन्यवाद। हम लोग को ऑनलाइन मिठाई भिजवा दीजिए।
तो हम लोग इस पर बात करेंगे आगे। विकास जी, आपके पास सवाल लेकर आता हूं कि देखिए, जो एक चिंता की बात, इसी बीच जब नशे को लेकर हम कुछ खोज रहे थे, हमें एक हेडलाइन नजर आई द हिंदू में कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रग्स की चपेट में हैं। ये 2022 की हेडलाइन थी, यानी एक साल पहले की। तो एक साल पहले तो तब आबादी मान लीजिए एक करोड़ 138 करोड़ या 140 करोड़ अभी जो चल रही, इसी के आसपास रही होगी। तो 10 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं, हर 14वां व्यक्ति ड्रग्स की चपेट में है। इतनी खतरनाक स्थिति है। कश्मीर घाटी तो ताजा उदाहरण है वहां एक असफलता का, और हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि पहले आतंकवादी घाटी, परिवारवाद, राजनीति और दूसरों पर इल्जाम लगाना। आज तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र की डबल इंजन सरकार है, तब वहां ये नहीं रोक पा रहा है, और पूरे देश में हर 14वां व्यक्ति ड्रग्स की चपेट में है। तो ये बताएं, ये सियासत फेल क्यों हो रही है, राजनीति फेल हो रही है, मैं ये कह रहा हूं ड्रग्स को रोकने में। जी विकास जी। जी धन्यवाद प्रेम जी। ये तो बहुत ही दुखद मतलब सुन करके ये बड़ी आश्चर्य होता है जो आप खबर बता रहे हैं। और मैं तो न्यूज भी देखा दिन में, ऐसी कोई खबर मेरे को मेन स्ट्रीम मीडिया में मेरे को ऐसा नहीं दिखाई दिया कि ये ड्रग को लेकर के कोई किसी न्यूज चैनल पे, जो प्रमुख न्यूज चैनल हैं उस पे मुझे नहीं देखने को मिला। अगर इतनी वाकई गंभीर बात आप बता रहे हैं फिर भी इस न्यूज को दबाया गया है, तो ये अपने आप में ये बात साबित होती है कि सरकार का इस तरह की चीजों से कोई ज्यादा इसकी चिंता नहीं है, इस बात पे उसका कोई परवाह नहीं है। अदरवाइज जिसको कई बार लोग बोलते हैं कि मीडिया भी बिकी हुई है, सब सरकार और ये सब मीडिया मिल करके एक तरीके से इनका एक नेक्सस है जो अपने कब्जे में ये सत्ताधारी लोग इन सब चीजों को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, चाहे वो किसी तरह का संस्थान हो, सीबीआई, ईडी और इस तरीके की सारी चीजें मिल करके वो दबाए जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं जनता से इस बात का सरोकार नहीं है। जनता से जो बात की सरोकार होती तो सरकार को भी कहीं ना कहीं दबाव में होती, सरकार को भी लगता है कि ये गंभीर विषय है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी नीति बना के चले जिससे कि इसको रोका जा सके। तो असफल है सरकार, उसके पीछे सीधा संबंध इस बात का कि सरकार के लिए महत्व का विषय नहीं है उनको। तो बल्कि ठीक है कि चलो इस आड़ में कहते हैं कि सरकार को इससे राजस्व मिलता है। अरे राजस्व मिल रहा है तो ठीक है, राजस्व मिलता है तो बहुत सारे राजस्व के तौर तरीके हो सकते हैं। जब आप एक व्यक्ति को स्वस्थ रखेंगे, उसको रोजगार देंगे, और रोजगार से जो पैसे देश के लिए जो उसमें योगदान देगा वो भी तो राजस्व उससे भी आएगा आपको। लेकिन जब आप कोई बीमार होता है, वो बीमार हो गए, जब वो सारा उम्र कुछ करेगा ही नहीं और वो परेशान होगा, उसके ऊपर जो फैमिली डिपेंड है वो भी परेशान होगी, तो कहाँ से देश ग्रोथ करेगा, कहाँ से विकास, और कहाँ से आपकी आर्थिक और जीडीपी ये सब चीजें ग्रोथ करेंगी। तो ये बात है, सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसमें असफल इसलिए है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके पीछे हम पहले भी बोलते आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, इसका डायरेक्ट संबंध है इस हमारी राजनीतिक व्यवस्था से, जिसमें जनता का कोई सरोकार नहीं है। तो जो हमारी व्यवस्था है उसके ऊपर लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी पे आरोप लगाएं तो ऐसा नहीं कि अभी की सरकार हो, पिछली भी सरकार हो, सबने ऐसा ही अपना रूप दिखाया है। बल्कि इनको तो ठीक लगता है कि ये जो युवा वर्ग है 18 से 25 साल, वैसे भी इनमें कोई ज्यादा बौद्धिक क्षमता नहीं है, राजनीतिक सूझबूझ नहीं है चीजों को लेकर के, वो नशे में हो जाएंगे तो ठीक है भाई, वो तो जहां मर्जी उनसे वोट दिलवा दो, तो वो तो उनके लिए फायदे का ही विषय है। वो चाहेंगे भी नहीं इस चीज को लेकर गंभीरता से इसमें आए, और वो किसी तरीके से अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति करके बस सत्ता पे कब्जा जमाए रखो। तो अब जो आप कह रहे थे कि ये 12 मिनट में ये ओपीडी में जा रहा है, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये तो 370 की जो दावा हटाने का जो दावा सरकार ठोक रही थी कि हम 370 हटाने के बाद वहां कारोबार लाएंगे, निवेश लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। आप बताइए ना क्या है, निवेश कहाँ है, कहाँ रोजगार है, कितनी कंपनियां आई वहां पे, कितने लोगों को रोजगार दिया कंपनियों ने, कोई ऐसा दिखा क्या, कोई विदेशी कंपनी, किसने रोजगार लाया, कौन से लोगों ने फैक्ट्री लगाई, कौन सा वहां पे ऐसी सरकार नीति बनाई जिससे लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ और लोगों को रोजगार मिला है। बल्कि इसी का फायदा उठाते हुए जो विदेशी ताकतें हैं
वो ऐसा चीज कर रही है, उनको गुमराह कर रही है युवाओं को, इसको भी रोकने में जी सरकार असफल है। तो हर मोर्चे पे देखिए तो 370 का जो आप बना रहे हैं ना कि 370 हटने के बाद 370 हटाने से कोई ज्यादा मुझे नहीं नजर आया। अब रही बात आतंकवादी घटना की, चलो अब बड़ी आतंकवादी घटना नहीं होती, लेकिन कौन ऐसा दिन है जहाँ एक दो अपने सिपाही नहीं मरते हों वहां पे बॉर्डर पे, रोज कोई ना कोई एक दो छिटपुट घटनाएं घटती रहती हैं। वैसे करके आप देखेंगे तो महीने में तो 50 लोग मरते ही हैं, हमारे शहीद होते हैं सैनिक। तो इस तरीके से भी नहीं रुका। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कोई बड़ी एक साथ पुलवामा जैसी घटना नहीं हो रही है। चुनाव आएगा तो पुलवामा जैसी भी घटना देखने को मिल जाएगा आपको 5-6 महीने पहले, जिससे कि उसका भी वो भुनाना चाहती है सरकार कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के जो ये है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कश्मीर की पूरे, उससे पहले एक उड़ता पंजाब मूवी आई थी इसी के ऊपर, नशे के ऊपर। तो वो कैसे कैसे नशा का डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल कैसे काम कर रहा है, कैसे गिरोह काम करता है। तो सरकारें तो बदली वहां, आपने देखा ना पीछे सरकारें बदली, तो क्या आपको लगता है कि नशा खत्म हो गया वहां? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था प्रेम जी वही है, वही हमारा सिस्टम है, वही जोड़ तोड़, वही सदस्यों की बहुमत की सरकार की राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें कि जनता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि जनता का भागीदारी कम है, कम हो, ऐसी चाहती है सरकारें, जवाबदेही न बने जिसमें। जी। तो इस व्यवस्था के तहत कहीं से भी कोई नजर नहीं मैं आता है कोई। जयेश जी के पास आता हूँ। विकास जी, आपने जो बात कही उसी को लेकर, जयेश जी देखिए, जम्मू कश्मीर में तो सरकार ही नहीं बदली, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया भाई। जो अब तक न हुआ था वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है सही हुआ कि गलत हुआ, तो उस पर अभी हम लोग ना बहस करें। लेकिन पंजाब में तो परंपरागत तरीके से सरकार बदली है, और फिर भी नशे का कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। बल्कि जम्मू कश्मीर में तो नशा प्रचंड हो गया कि हर 12वें मिनट पर ओपीडी पहुंच रहा है युवक। तो ये स्थिति है, ये हालात हैं। इसके क्या लगता है, सरकार बदलने से तो ठीक हो नहीं रहा है, होगा कैसे ठीक, क्या दिक्कत है? प्रेम जी, नशे का सरकार का हम अगर बात करें तो वो एक सिक्के के दो पहलू वाला मामला नहीं है। नशे की शुरुआत जो है अगर आप देखें तो एक मुंबई बहुत बड़ा गढ़ रहा है इसके लिए, नशे के लिए। और नशे के बाद धीरे धीरे मुंबई के अंदर जो जिसको बोलते हैं डॉन, डॉन का प्रमुख धंधा है नशा और सोने की तस्करी होता था। उसके बाद पूरे देश में बिल्कुल एक चैनल की तरह ये बढ़ा है। और सबसे आश्चर्य की बात आपको बताऊंगा कि इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, और मध्य प्रदेश के मंदसौर और जो नीमच दो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज्यादा इनका जो जिससे हीरोइन बनती है, जो अफीम जिसको बोलते हैं, उसका वहां तो उत्पादन खेती होती है। जी जी। हाँ, खेती उसी की नीमच। होती है। अब इन चीजों को देखा गया कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि ड्रोन से गिरा रहे हैं, और ये बहुत अलग बात है। लेकिन जो नशे का कारोबार है उसका सिस्टम बहुत अलग है। आपको तो नशे के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आजकल बड़े बड़े डॉक्टर का वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि इस दवाई के उपयोग के लिए हमें, ये इस दवाई के निर्माण के लिए हमें अफीम चाहिए, गांजा चाहिए, चरस चाहिए, और बाद में उसी का मालूम पड़ता है कि उसका दुरुपयोग नशे के रूप में हो रहा है। और ये कई मामले पकड़ में आए। यहाँ मुख्यालय में कई ऐसी बातें, अभी 1 महीने पहले ही जो केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने एक बहुत बड़ी खेप को जलाया था। उस समय ग्वालियर से ही वो जो मुख्यालय नारकोटिक्स का, उससे उस चीज को लाइव कराया गया था। तो ये जो नशे का संबंध है, धारा 370 या पाकिस्तान के बॉर्डर नहीं है। नशा, मेरे भाई ने भी बताया था, विकास ने, कि एक पिक्चर आई थी कि उड़ता पंजाब। वैसे ही आप अभी इंदौर की हालत देखेंगे तो वहां रात के बाद लोग इसलिए नहीं निकलते कि वहां नशेड़ी बच्चे रस्तों पे या तो अफीम चरस गांजे का नशा करते, शराब का नशा करते। तो ये जो स्थिति, इसमें सबसे बड़ी बता रोकथाम के लिए सरकार, देखिए बेशक सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि उसके लिए सख्त कानून कोई नहीं, लेकिन आम जनता में भी जागरूकता जरूरी है, उनके परिवारों को भी जागरूकता जरूरी है। होता ही है कि आदमी के पास पैसा आता है तो अपने परिवार के जो बच्चा होता है उसको गाड़ी घोड़ा लेकर के उसके जेब में पैसे डाल के छोड़ देते, फिर वो कुछ ऐसी संगतों में पैसे के चक्कर में आ जाता है कि वो नशे की गिरफ्त में रहता है। और कई घटनाएं ऐसी हुई है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, बम्बई में से कई मामले सामने आए, फिल्म इंडस्ट्री में कई मामले सामने आए। अभी जब सुशांत राजपूत की डेथ हुई थी, आत्महत्या का मामला, उसमें भी ये मामला सामने आया था कि कहीं ना कहीं नशे से जुड़ा मामला हो सकता है। तो ये नशे की शुरुआत मध्य प्रदेश इंडिया के लिए नई चीज नहीं, लेकिन इसके लिए जो सख्त कानून होना चाहिए, वो सख्त कानून का पालन हो नहीं रहा है। सख्त कानून है पर उसका पालन जो होना चाहिए वो पालन नहीं हो रहा, और यही कारण है कि नशा एक बहुत बड़ा व्यापार का रूप ले चुका है। और खास तौर से जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है वहां की मैं कैंटीनों से जयेश जी, वो दिया जाता है। आपको आपको रोकना चाहता हूँ ये कहते हुए कि हमारे यहाँ नशे को लेकर जो चिंता है वो नशा पीने पिलाने को लेकर की चिंता है।
हम लोग, और इस चिंता में हम लोग केवल आम जनता को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन वास्तव में नशा उत्पादन जहां से हो रहा है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दोष तो वहां है, उसमें सरकार शामिल है। और जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ऐसा कह देता है, भाई हमारे यहाँ वो सरकारी नियम से अफीम की खेती हम कर सकते हैं लाइसेंस लेकर के। मिर्जापुर सीरियल में ये भी दिखाया गया है ना, और दूसरे जगहों पर भी ये पता है कि नशे की खेती की जाती है। तो एक मेडिसिनल ऑब्जेक्ट से कोई काम होना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उसका ड्रग्स में इस्तेमाल होना, दूसरे देश से, अफगानिस्तान तो दुनिया का सेंटर है ड्रग्स का, तो दुनिया में अफगानिस्तान से सप्लाई हो रही, लेकिन इसका मतलब थोड़े कि हिंदुस्तान की जनता का एक्सेस दे दो अफगानिस्तान, रोकने के लिए सरकार होती है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जनता को हम दोष देते हैं कि वो पी रहे हैं या पिला रहे हैं, अरे ड्रग्स आ रहा है इसलिए ये इस हालात पैदा हो रहे, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, उस पर नकेल नहीं है। और नहीं तो हमें तो बहुत अच्छी लगती है वो पंक्ति, जय जी नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। जी प्रेम, नशे में आजकल, नशे में केवल अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन नहीं बची है, यहाँ तक कि कई दवाइयां ऐसी है जिसको आदमी पी करके नशा करता है, खास तौर से खांसी से जुड़ी हुई नशे की जो दवाई है उसको तो जेल में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया था। जेलों के अंदर कैदी डॉक्टरों को हाथ पैर जोड़ के लिखते कि साहब ये कम से कम 20-20 बोतलें हमारे लिए लिख दीजिए, और क्यों, तो बोले उसको रात को पीने का अच्छा नशा आता है और सोने को मिलता है। हालांकि वो एक अलग चीज है, अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि सरकार अगर इस पर सख्ती लाए, क्योंकि जो धारा इसके लिए बनी गई है, धारा के बाद जो कानून है कि 6 महीने तक जमानत ही नहीं होगी, तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दिक्कत वही है कि उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा, और जब पालन नहीं हो रहा है तो व्यवसाय निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि आदमी चाहता है कि जल्दी पैसा उसके पास आए, वो ऐशो आराम करे, और जब तक ये सोचते रहेगा, जब तक ये कारोबार फलता फूलता रहेगा। जी प्रेम जी। जी जी बिल्कुल जयेश जी, आप गंभीर बातें कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहूंगा। चौधरी साहब, आप अक्सर अभी तो विषय नशा का लेकर हम बैठे हैं, लेकिन पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। आप ये कहते हैं कि नशा जो है वो समाज को लील रहा है, नशे से देश को मुक्त कराना बहुत जरूरी है, और ये सत्य बहुमत की अगर सरकार आ जाती है तो देश जो है नशा से मुक्त हो सकता है, क्योंकि सरकार का फोकस नशा पैदा करने और उत्पादन करने वालों पर होगा, न कि पीने पिलाने वालों को हम जेल में बंद करके खुश हो जाएंगे। जी, पीने वालों खासकर। अनम्यूट कर लेंगे सर, अनम्यूट। मैं आपको 2-3 तरह की बातें बोलना चाहता हूं। वो एक तो ये है कि ये जो इन्होंने पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जो वातावरण बना रखा है ना पिछले 10 सालों से, मैं इसको भी इस बात से जोड़ के देखना चाहता हूं कि इन पाकिस्तान से जो भी ये आज का विषय हमारा शायद कश्मीर के ऊपर ही है, पूरे देश के अंदर अब जो भी नशा होता है, जो भी कुछ होता है, वो तो हो ही रहा है, आज से नहीं हजारों सालों से हो रहा है, लेकिन वो इतना भयानक रूप नहीं है उसका कि जिसके अंदर इस तरीके से जवान बच्चों उसमें शामिल हो जाएं और इस तरीके से बेरोजगारी की वजह से जो लोग वहां पर मर जाएं। ये किसने कहा था कि भाई यहाँ पर ये 370 हटा के और यहाँ पर लॉकडाउन ऐसा कर दो कि जिससे सारा इंटरनेट बंद और सालों सालों तक बंद, और उनको हाउस अरेस्ट कर दो, उनके नेताओं को और उनके कितने भी एक्टिविस्ट को, और बाहर नहीं निकलने दिया इन्होंने, उसको एक जेल बना दिया कश्मीर को। तो ये देखिए, एक जो उन पाकिस्तान की जिद तो ये है कि हिंदुस्तान का नुकसान करना है। वो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी को भी वो मुसलमान के रूप में नहीं देखते, नहीं तो उनके तो मुसलमान वहां पाकिस्तान में मुसलमान लोग कश्मीर के अंदर मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ही मर रहे हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि भाई ये तो हम हिंदुस्तान को ऐसा कर रहे हैं, हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादी हमला कर रहे हैं ये। तो ये एक ऐसी रणनीति, कूटनीति और राजनीति होनी चाहिए सरकार के अंदर, जो इन सरकारों के अंदर मुझे बिल्कुल जरा से भी कुछ दिखाई देती नहीं है। ना इनके पास में कोई रणनीति है, ना कोई राजनीति है, ना कोई कूटनीति है।
किसी प्रकार का भी इनका बुद्धि चलती ही नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ एक ही पहाड़ा पढ़ रखा है कि वो भगवा 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 करते रहो, और इसके आगे इनको कुछ दिखाई देता नहीं है। और सख्त जी कानूनों से भी देखिए कुछ होने वाला नहीं है। सख्त कानून आप कितने बनाओगे, किस किस को पकड़ोगे, कितनी जेल बनाओगे, कितने थाने बनाओगे, कितने कोर्ट बनाओगे सख्त कानूनों से? सख्त कानून इसका कोई उपाय है ही नहीं। सख्त कानून से इसका कुछ इलाज नहीं है। ये तो जब तक आप लोगों को बेरोजगारी से नहीं निकालोगे, गरीबी से नहीं निकालोगे, तब तक इसका कोई समाधान होने वाला ही नहीं है। इस सरकारों को ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि भाई हमारी बेरोजगारी कैसे मिटे, गरीबी कैसे मिटे, लोगों को जीवन का आकर्षण कैसे आए, जिसमें सफाई हो, हवा पानी साफ हो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत प्रेम सौहार्द का माहौल हो। वो तो है नहीं। सब एक दूसरे से बेईमानी से, चोरी से, झगड़ने में उलझ गए, सारे घृणा में, नफरत में, डर में, सारे परेशान हो गए उसी बात के पीछे, सब उसी में उलझ गए। कोई सच बोल के राजी नहीं है, कोई किसी की सहायता करके राजी नहीं है। तो हर चीज के अंदर नुकसान ही नुकसान हुआ हमारे को। और अभी तो देखना, अगर आने वाले समय के अंदर इसी तरीके की राजनीति चलती रही, इसी तरीके का जो जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसका उपाय अगर हम ढूंढना चाहें तो केवल और केवल सत्य बहुमत की राजनीति है। सत्य बहुमत की राजनीति से कम एक ऐसी देश प्रेमी राजनीतिक व्यवस्था होगी जिससे कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हम अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाएंगे। उनसे हमें लड़ाई करने की जरूरत क्या है? और उनसे लड़ाई हम इसीलिए कर रहे हैं कि उसकी लड़ाई से उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का नाम लेके उन्होंने तो अपने देश की राजनीति को गड़बड़ा रखा है, हमारे देश के लोगों को मूर्ख बना रखा है। पता नहीं इनको क्या मजा आता है पाकिस्तान का नाम ले लेके यहाँ की राजनीति करने में। हमें क्या मिला पाकिस्तान का नाम लेके? हमारी राजनीति भी खराब हुई, हमारी व्यवस्था भी खराब हुई, और पाकिस्तान का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया आपने? पाकिस्तान को तो आज भी वो अमेरिका वाले जितनी सहायता करते थे उतनी कर रहे हैं। चाइना जितनी सहायता करता था उससे 100 गुना 1000 गुना सहायता कर रहा है। आपने ऐसी कौन सी कूटनीति बनाई ना, ये बताइए आप हमारे को, जिससे पाकिस्तान को दबाया जा सके? वो हुआ नहीं। क्या फायदा हुआ उससे दुश्मनी करके? हम अपने देश को जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने देश के स्वाभिमान को, सौहार्द को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये समस्याओं का कोई निपटारा नहीं होने वाला है। मेरा तो ये मानना है प्रेम जी। जी जी मैं राजीव रंजन जी के पास आता हूँ। राजीव रंजन जी, आपने सत्यदेव चौधरी जी को विस्तार से सुना कि ये जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी में ही गड़बड़ी है। जब जनता को ध्यान में रख करके पॉलिसी होगी, जनता के प्रति जवाबदेह नीतियां बनेगी, तो निश्चित रूप से शराब बंदी भी होगी, शराब का उपयोग भी घटेगा, नशे से लोग जागरूक भी होंगे। लेकिन आज मोटे तौर पर बात वही हो जाती है कि चूंकि राजनीतिक व्यवस्था हमारी ऐसी है जो कि इन चीजों को प्राथमिकता ही नहीं देती। प्राथमिकता में केवल किसी तरीके से अपने सांसदों की संख्या बढ़ाना, चुनाव जीतना और सत्ता में आना है। नहीं तो गंभीरता से नशा को खत्म करने के लिए कोई प्रयास तो दिखता आज तक कभी देखा क्या? जी राजीव रंजन जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। देखिए चौधरी साहब जो पाकिस्तान को लेके भारत का जो स्टैंड है उस पे जो कह रहे थे, उस पे मैं बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा नहीं। मैं बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, उसके बाद आज हर लोग कहता है कि बिहार में हर जगह शराब अवेलेबल है, हर जगह हर घर में शराब आसानी से पहुंच रहा है। यह बात भी सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है, आप यदि
बिहार आए और बिहार में जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनके क्लिनिक में जाएं और उनसे आप पूछे तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो एक्सीडेंटल केस था, जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से एक्सीडेंटल केस में पूरे बिहार में कमी आई है और उसका सीधा सा जो शराबबंदी हुआ है उसका परिणाम है। शराब पी के आपको हर घर में शराब लोग पी रहा है, यह भी सत्य है, लेकिन शराब पी के लोग घर में ही रह रहा है। शराब पी के लोग पब्लिक प्लेस में नहीं जा रहा है और वहां पे किसी की छेड़खानी नहीं कर रहा है, यह बात भी सत्य है। मेरा यहाँ पे कहना ये है कि पॉलिसी की जहां तक बात है तो सरकार की यदि मंशा सही हो, सात्विक मंशा हो, तो नशा पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन सरकार के सिर्फ चाहने भर से ही नहीं होगा, वो हमें और आपको भी चाहना होगा, जागरूक होना होगा, तभी जाके जो है हम जो नशा, चाहे नशा में तो सब कुछ आ गया, ड्रग्स आ गया, शराब आ गया, हर तरह का नशा आ गया, उसको हम रोक सकते हैं। क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पे आज की तारीख आप जान रहे हैं इस बात को, बिहार पुलिस जो है वो आधा काम क्या 70-75% अपना काम शराबबंदी को रोकने के लिए लगा रहे, 25% में ही राजीव जी एक बात समझिए कि जैसे पानी का प्रदूषण हर जगह है, पीने का पानी की कमी रहती है, तो ये बात मानिए कि पानी गर्म करके पी लीजिए, सब लोग गर्म करके पानी पीने लगे तो चीजें ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। जब हम डिब्बा बंद पानी देते हैं, भले वो पैसा दे करके बेचते हैं, अवेलेबल कराते हैं, तो पब्लिक डिब्बा बंद पानी पीने लगती है। कहने का मतलब ये है कि जब उसको उपलब्ध हम कराते हैं, तरीके बताते हैं, तो जनता उसका अनुसरण करती है। जनता अपने आप गर्म पानी पीने लगे, अपने आप व्यायाम करने लगे, अपने आप ध्यान करने लगे, तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहे। लेकिन शासन व्यवस्था रास्ता दिखाती है, इसलिए शासन व्यवस्था जो रास्ता दिखाएगी, अगर वो अफीम की खेती करवाएगी, अगर वो डीएम से राजस्व शराब बिकवा करके वसूली करवाएगी, टारगेट उपलब्ध कराएगी, अगर वो सीमा पार से ड्रग्स को आने देगी, तो फिर हम जनता को दोष क्यों दे रहे हैं? ये मेरा सवाल है। नहीं, ये आपकी बात को कोई काट ही नहीं सकता है, आपकी बात तो सत्य है, इसको कोई कैसे नकार सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन यही पूरा सच्चाई नहीं है, साथ-साथ जनता भी इसके लिए दोषी है। उदाहरण स्वरूप बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने सुना होगा और ये प्रमाणित बात है कि बिहार में बहुत सारी मौतें हो रही है जहरीली शराब से, क्योंकि उस आदमी को शराब मिल नहीं रहा है, ओरिजिनल शराब, तो वो जो लोकल लेवल पे जो शराब बन रही है उसको पी रहा है और उसको पीने से मर रहा है। उसको शराब ना मिलने के बाद भी वो अपने नशा की पूर्ति के लिए वो शराब का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि यदि अवेलेबल नहीं होगा, उस तक यदि नहीं पहुंचेगा, तो वो उसका अल्टरनेटिव वो एक तरह से रुक जाएगा। यह बात भी सही है कि बिहार में ऐसे भी, मैं बिहार की बात बार-बार कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे शराबबंदी हाल फिलहाल में पूरे कंट्री में, पूरे अपने भारत देश में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि कुछ वर्ष पहले शराबबंदी हुआ और अभी तक लागू है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका परिवार जो है आबाद हो गया, वो वर्षों से शराब पी रहे थे, लेकिन शराबबंदी के बाद उनको शराब ना मिलने की वजह से उनका परिवार जो है आबाद हो गया और वो नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हैं। कई बार जो है वो चिट्ठी वगैरह भी लिखी गई है, तो सब लोग जान रहे हैं, पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। तो ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यदि लोगों को अवेलेबल नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, तो उससे अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा, कुछ आम जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, उनको भी समझना होगा कि ये नशा जो है, नशा हमें बर्बाद करता है, हमको आर्थिक तौर पे तोड़ता है, इसलिए हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है और हमको भी इसे यदि अवेलेबल भी है तो एक मतलब कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि एक जन जागरण का भी एक काम है, उसके बाद ही पूरी तरह से हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन पहले तौर पे हम ये आपसे कह सकते हैं, जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि शराबबंदी कोई भी नशा है, इसको यदि रोकना है तो उसके लिए सरकार यदि पूरी तरह से कमर कस ले तो बहुत हद तक जो है उसे कंट्रोल, नियंत्रण किया जा सकता है उसको। जी विकास जी, आखिरी कमेंट अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए सर, सुन रहा था सारी बातों को, लेकिन सरकार
कम से कम इतना तो जरूर कर सकती है कि जिस मात्रा में उत्पादन कर रही है शराब का या कई चीजों का, तो उत्पादन में तो कमी ला सकती है। क्या जरूरत है इतनी मात्रा में उत्पादन करना। अब रही बात की इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कई राज्यों में अलाउ है, कई में नहीं है। तो आप एक समान नीति बना के चलिए कि उत्पादन को कम करिए, और कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई जरूरी है कि बिहार ही एकमात्र राज्य रहेगा और गुजरात रहेगा। पूरे देश में फिर और में भी तो बंदी होनी चाहिए। तो कई मायनों में इसको सरकार इसके ऊपर निर्णय ले सकती है। और कई सारी बातें हैं जिसके ऊपर नशा को कंट्रोल किया जा सकता है, वो सरकार की अपनी नीति हो सकती है। लेकिन सारी बातों के पीछे है कि सरकार की इच्छा क्या है। सरकार की अगर इच्छा है इसके पीछे, सरकार चाहती है कि हमारे को जो वोट ले ये मुद्दा बने, तो मुद्दा भी बना सकती है। विपक्षी पार्टी क्यों नहीं बोलती इसके ऊपर, सरकार के ऊपर ही सिर्फ बात क्यों होती है। विपक्षी पार्टी इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाती है, वो भी इस बात को लेकर के आए ना लोगों के बीच, और इसको मुद्दा बनाए कि हाँ जी हम इसके प्रोडक्शन को कम करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है हम इसके प्रोडक्शन को कम करेंगे, ऐसी कुछ नीति बना के लाएंगे। तो जनता और जो समाज है वो उसको देखेगा ना उस चीज को, और फिर जी उसको भी इस सत्यदेव चीज में चौधरी माइलेज साहब, मिलना चाहिए। सत्यदेव चौधरी साहब, आप आपकी सरकार अगर आती है, सत्य बहुमत की सरकार अगर आती है, तो इस नशे के सवाल से कैसे उससे जूझेगी, क्या करेंगे? देखिए, सत्य बहुमत की सरकार यदि आती है ना, तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, ना कि लोगों की। लोगों की क्या जिम्मेवारी है? लोगों को तो जो चीज मिलेगी वो चीज लोग उसका काम में लेंगे। आज अगर आपने बिहार की बात करें, हम बिहार के अंदर अगर शराब बंदी है तो फिर शराब मिल कैसे रही है बिहार के अंदर? और बिहार में तो आज हुई है शराबबंदी। हालांकि शराब हमारा आज के दिन विषय नहीं था, हमारा विषय तो था कश्मीर के ऊपर धारा 370 के बाद में ये हीरोइन का और ये सब तस्करी का। लेकिन आजादी से आज तक गुजरात के अंदर तो शराबबंदी शुरू से ही है। गुजरात के अंदर तो कभी भी शराब अलाउ हुई नहीं, और वहां आंकड़ा ये आता है कि सबसे ज्यादा शराब बिकती गुजरात के अंदर है, आपके बिहार में भी नहीं बिकती होगी। अब जब आपने इसको राजस्व से आपने रोजगार ना देके, रोजगार अच्छा ना करके, जीवन की क्वालिटी को अच्छा ना बनाकर, खेती को प्राथमिकता ना देकर, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनको प्राथमिकता ना देकर, शिक्षा को प्राथमिकता दी नहीं, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी नहीं, और खाली इन्हीं इन्हीं सवालों के उलझन में लग गए हम कि सरकार की जिम्मेवारी नहीं है जी, सारी जिम्मेवारी लोगों की है। जब सारी जिम्मेवारी लोगों की है तो फिर सरकार किस लिए बैठी है? फिर तो शराब चाहे बने या ना बने, जब लोगों की जिम्मेवारी है तो फिर शराब खोल दे, बिहार के अंदर भी खोल दे, तो लोग अपने आप समझ लेंगे कि भाई शराब नहीं पीनी, शराब पीने से हमको नुकसान होता है तो शराब नहीं पियेंगे। फिर क्या जरूरत है उसको बंद करने की? फिर बंद करने की जरूरत ही नहीं है शराब को। देखिए, बात ये नहीं है, जिम्मेवारी तो सरकार की ही है। आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार ही जिम्मेवार है, और जब तक सरकार जिम्मेवार नहीं बनेगी तब तक इन समस्याओं का समाधान होने वाला भी नहीं है। और सत्य बहुमत की सरकार तो इस तरीके की बातों की जिम्मेवारी खुद अपने ऊपर लेगी, सरकार लेगी। सरकार को, सत्य बहुमत की सरकार को एक एक आदमी का, एक एक जगह का, एक एक पुलिस ऑफिसर का पता होगा कि कहां पर ये अफीम की खेती हो रही है, कहां हीरोइन बन रही है, कहां शराब बन रही है, कितना बन रही है, कितनी जरूरत है, वो सब चीजों को हम नियंत्रण में लेंगे। और इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको करना। ये सब काम तो इसलिए हो रहे हैं ना कि सरकार ने जिम्मेवारी जवाबदेही कुछ है ही नहीं। जहां जिस सरकार के अंदर 80-90% से ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में उड़ता हो, वहां क्या उम्मीद करोगे आप इन सरकारों से? इस सरकार की बात ही कर लें, चलो छोड़ो एक बारी नशे के बात को और हीरोइन की बात को। ये सरकार की क्या जिम्मेवारी है, क्या जवाबदेही है किसी बात के ऊपर? आप मेरे से चाहे सहमत हो या ना हो, आप सरकार बनाने की बात करो। सरकार बनी कैसे, इसकी बात करो। सरकार कैसे बन गई? सरकार ऐसी बन गई जहां बहुमत का फैसला नहीं, जहां बहुमत की कोई परिभाषा नहीं, जहां बहुमत का कोई संविधान नहीं। जिसने पैसा दिखाया, जिसने बाहुबली दिखाई, वो सरकार बना के बैठ गया, उसने सरकार पर कब्जा कर लिया। बल्कि
तो जब जहां ऐसी सरकारें बनेंगी तो ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप उलझे रहो इन्हीं बातों के अंदर, जो सरकार की जिम्मेवारी है या लोगों की जिम्मेवारी है। अरे लोगों की जिम्मेवारी भी होगी, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन लोगों की जिम्मेवारी बाद में आती है। पहली जिम्मेवारी सरकार की है, और जब सरकार की जी जिम्मेवारी होगी और फिर लोगों को जिम्मेवार बनाया जाएगा, तो शायद आज जो 1000 में से मान लो 800-900 आदमी जिम्मेवार हो गए, फिर 1000 1 लाख में से एक आदमी 2 आदमी को जिम्मेवार होंगे। उनको पकड़ना, उनको समझाना, उनको शिक्षित करना आसान होगा। जी लेकिन जब सरकार तो जिम्मेवारी लेगी नहीं, सरकार जिम्मेवार भी नहीं है। आए साल सरकार शराब का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, लाइसेंस पता नहीं कितने मिल रहे हैं, कितने कारखाने खुल रहे हैं नए शराब बनाने के, वो तो सरकार ही बना रही है। लाइसेंस तो सरकार दे रही है ना, या लाइसेंस भी लोग दे रहे हैं। मैं तो यही समझता हूँ प्रेम जी कि यह सारी जी जी व्यवस्था सरकारी है। सरकार की वजह से ये सारा पाकिस्तान में भी और सारा कश्मीर के अंदर भी सरकार ही जिम्मेवार है। सरकार के जी अलावा कोई बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। हम और आप और कोई आदमी ये नहीं चाहता कि हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा दोष आए जिसकी वजह से हम परेशान हो। हम नहीं जी चाहते। बिल्कुल इसी नोट पर कि नशे के लिए राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और नशे को रोकने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को ही देश के अंदर भी, सीमा पर भी और ग्लोबली भी एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर के हम नशे पर लगाम लगा सकते हैं। इसी नोट के साथ इस चर्चा को विराम देने का वक्त। आगे फिर हम बातचीत आपसे जारी रखेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, विकास कुमार जी, राजीव रंजन जी और जयेश कुमार जी, जो अभी स्क्रीन पर नहीं हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ, नमस्कार आप दर्शकों का। नमस्कार।